तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 3 जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य के विषय में जानकारी संपूर्ण प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण जो है वो विश्व यानी पूरे विश्व के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। शिल्प और स्थापत्य की विविधता ने भारत के इतिहास को नई पहचान जो है वो प्रदान की है। भारत का प्राचीन सिंधुकालीन नगर आयोजन समकालीन विश्व के नगर आयोजन की अपेक्षा श्रेष्ठ था। बड़े इस समय के कंपैरिजन में जो पुराना प्राचीन जो था वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत अच्छा था। गौरव के साथ उसका उल्लेख किया जा सकता है। पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी गई। शिल्प अपने कौशल्य और कारीगर से छेनी तोड़ी के द्वारा विविध प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी या धातु पर तराश को जो रूप देता है उसे कला, शिल्प कला कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें डेफिनेशन क्या मिली, यानी शिल्पी। शिल्पी मतलब क्या, जो काम करने वाला है शिल्प का उसे शिल्पी कहा जाता है। अपने कौशल्य कह सकते हैं हुनर के द्वारा कारीगर छेनी हथौड़ी से जो अलग अलग प्रकार के मन के भावों को पत्थर, लकड़ी और धातु, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, को तराश कर जो उसे आकार देता है उसे शिल्प कला कहा जाता है। अगला टॉपिक है स्थापत्य। स्थापत्य का सबसे सरल अर्थ निर्माण कार्य होता है। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वस्तु शब्द प्रयुक्त होता है जो अत्यंत प्रचलित है। इस अर्थ में मकानों, नगरों, कुओं, किलों, मीनारों, मस्जिदों, मंदिरों, मकबरों आदि के निर्माण को स्थापत्य कहा जाता है। यानी हम जो घर निर्माण करते हैं, कुआं, किला, गटर लाइन वगैरह जो भी कह सकते हैं, उन सारे को स्थापत्य कहा जाता है। स्थापत्य में स्थपति का कौशल्य जो होता है वो यहाँ पे प्रयोजित होता है, देखने को मिलता है, जबकि उसमें क्या होता है, हुनर, कारीगरी यानी शिल्प का होता है। उसके बाद देखने वाले प्राचीन भारत का नगर आयोजन। प्राचीन युग में भारत नगर आयोजन में क्या है, निपुण रहा है। पुरातत्वीय उत्खनन में ऐसे कई नगर मिले हैं। इन महानगरों के मुख्य तीन विभाग हैं। पहला प्रशासनिक अधिकारी का किला, दूसरा अन्य अधिकारी का निवास वाला ऊपरी नगर, तीसरा यहाँ पे हमारे पास दिया है सामान्य नगर जनों के आवास वाला निचला नगर। अब तीनों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी को जो किला जो था वो ऊंचाई पर बनाया गया था। उसके बाद ऊपरी नगर की रक्षणात्मक दीवार से सुरक्षित है, जबकि यह 2-5 कमरे वाला मकान वहां पे मिले हैं उत्खनन के समय। उसके बाद निचले नगर के मकान मुख्यतः हाथ से निर्मित एवं ईंटों से बनाए गए हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने जो स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय की सबसे संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए गए थे, जिनमें हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो नामक नगर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये मोहेंजोदड़ो की विशाल रचना ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ईस्वी सन 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन से रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने सिंध यानी पाकिस्तान के लारखाना जिले में मोहेंजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें मोहेंजोदड़ो का अर्थ यानी मुद्रों का किला यानी पैसों का किला होता है। उसके बाद जिसमें इसकी नगर रचना दी गई है। पहले मोहेंजोदड़ो नगर आयोजन की दृष्टि से श्रेष्ठ था। मकानों को बाढ़, नमी से सुरक्षित रखने के लिए चबूतरे पर बनाए गए थे। उसके बाद श्रीमंतों के मकान 2 मंजिल या 5 मंजिल या तो 7 कमरे वाले थे, 2 मंजिल जिसमें 5 या 7 कमरे वाले थे। सामान्य वर्ग के लोगों के मकान जो थे वो 1 मंजिल था तो 2 या 3 कमरे वाले थे, जो सामान्य लोग थे उनके लिए। उसके बाद समग्र नगर के चारों ओर दीवार की रचना की गई थी। मकान के मुख्य द्वार राजमार्ग के बजाय गली में खुलते हैं। यहाँ सभी मकान कठोर यानी कह सकते हैं ढेरी एवं रसोई घर और स्नान घर के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो उस समय प्राप्त हुए खोदने पर हवा और प्रकाश के लिए खिड़की दरवाजे की व्यवस्था की गई थी। यानी उस समय इतने पुराने समय में बनाया गया मकान, कितने लोग समझदार थे, ये सोचने की बात है। नंबर 2 दिया रास्ते। इस नगर रचना की विशिष्ट लक्षण यहाँ के रास्ते हैं। यहाँ अधिकांशतः 9.75 मीटर चौड़े रास्ते थे,
छोटे बड़े रास्ते एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं और एक साथ कई मकान वाहन जा सके इतने चौड़े रास्ते थे। उसके बाद रास्ते के किनारे रात्रि प्रकाश के लिए खंबे होने का भी नुकसान है। उसके बाद नगर के रास्ते सीधे और चौड़े थे और मार्ग के बीच कहीं भी तोड़ नहीं आता था, मतलब मोड़ जो है टर्निंग पॉइंट नहीं आता था। प्राचीन समय में विशेषता इसकी मानी जाती है। दो मुख्य इसके राजमार्ग थे, एक मार्ग उत्तर से दक्षिण की और दूसरा दक्षिण से पूर्व से, मतलब दूसरा जो थे वो पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ जाता था। दोनों मार्ग मध्य में समकोण बनाते थे, 90 डिग्री बनाते थे। तीसरा इसकी गटर रचना। इस नगर रचना की विशिष्ट जो सबसे विशिष्टता जो क्या है, वो विशेषता जो है वो गटर योजना है। ऐसी योजना गटर योजना समकालीन सभ्यता में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप के अतिरिक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। नगर में से गंदे पानी के निकास के लिए गटर बनाई गई थी। प्रत्येक मकान में एक सोख्ता कुआं होता था, यानी जैसे आपने गांव में देखा होगा, मतलब बड़े कुएं होता है उसमें जो भी होता है वेस्टेज सब उसमें चला जाता है। ऐसी सुव्यवस्थित गटर योजना से लगता था कि उस समय सुगरा यानी नगर पालिका जैसी कोई कार्यक्षम व्यवस्था होगी। अंत हम कह सकते हैं कि स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विषय में वे ऊंची सोच रखते थे। नंबर 4, सार्वजनिक स्नानघर। मोहनजोदड़ो ने एक विशाल स्नानघर भी मिला है, यानी प्राप्त हुआ है। स्नान कुएं में स्वच्छ पानी अंदर भरने के लिए और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए व्यवस्था की गई थी। गर्म पानी की व्यवस्था भी रही होगी। वस्त्र बदलने के लिए कमरे भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रसंगों पर यहाँ के लोग स्नानघर का उपयोग करते रहे होंगे। नंबर 5, सार्वजनिक मकान। मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक उपयोग वाले 2 मकान मिले हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग सभा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, सभागार या राज्य के कोठार के रूप में होता होगा। यहाँ मकान के एक पंक्ति भी मिले हैं जो शायद सैनिकों के बैराक होंगे। बैराक मतलब जहाँ पे समूह उनका बैठता है उसे कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया हड़प्पा संस्कृति के विषय में दिया गया है। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैकी के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास में भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की। हिमालय क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगाल, गुजरात में ढोलका तहसील में लोथल कच्छ के देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिम्बड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़ यानी रोजड़ी, मोरबी के पास कुतासी, सोमनाथ आदि स्थलों में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी के रूप में कहा जाता है। तो ये हर साल स्टूडेंट्स पूछा था सिंधु घाटी अर्थात क्या, संस्कृति अर्थात क्या। इसी जगह से पाषाण और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि भी मिली हैं, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ताम्र पाषाण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय वहां पे कह सकते हैं तांबे के औजार और चीज वस्तुएं आदि मिली थी, इसलिए उसे पाषाण मतलब ताम्र पाषाण युग की संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पीय समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय थे। यहाँ के लोग गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसा प्रमाण प्राप्त हुआ है। नंबर 3, धोलावीरा की संस्कृति दे सकते हैं। धोलावीरा भुज में लगभग 140 किलोमीटर के दूर बचाऊ तहसील में है। बड़े रन के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव में 2 किलोमीटर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्वीय विभाग में इसे टीले का सर्वेक्षण किया, मतलब इस किले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल एवं सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया जो ईस्वी सन 1990 में रविंद्र सिंह विस्त मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया। धोलावीरा के किले, महल एवं तथा नगर के मुख्य दीवारों
कि जिस सफेद रंग की पुताई की गई थी उसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नगर के किलेबंदी की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। यहाँ पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप में मिले ऐसी व्यवस्था की गई है, जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में हम भी नहीं कर सकते हैं। पानी के शुद्धिकरण की व्यवस्था उनकी व्यवस्था जो थी वो अद्भुत है। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले का ढोलका तहसील में आया हुआ है। लोथल ढोलका तहसील में भोगावो एवं साबरमती नदी के बीच के प्रदेश में स्थित है। खंबात की खाड़ी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। वहां से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे में निचले भार में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बंदरगाह यानी डॉक यार्ड बनाया गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। उसके बाद यह लोथल की यह विशेषता है कि बंदरगाह जो था वो कोठार दुकानें आयात निर्यात के प्रमाण आदि यहाँ पे दर्शाते हैं। मतलब जो अवशेष प्राप्त हो गए उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आयात निर्यात के प्रमाण होते होंगे, ठीक है, बंदरगाह के द्वारा। लोथल उस समय का भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करती है और लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास को भी गौरव प्रदान करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें अगला टॉपिक दिया हो मौर्यकालीन कला। स्तूप भगवान बुद्ध के देहावशेषों के एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, जिसे स्तूप कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध के जो देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है, जिसे स्तूप कहते हैं। अशोक के समय में 5 स्तूप प्रसिद्ध थे। पहला सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बेरत का स्तूप, उसके बाद नंदनगढ़ का स्तूप और चौथा जो है वो गुजरात में देव की मोरी का स्तूप प्रसिद्ध थे। इसके उपरांत चैत्य विहार एवं मठ बनाए गए हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुहाविरा क्षेत्र यानी उपासना और स्थितु की भेंट दी है। सांची का स्तूप, मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का असली स्तूप जो है वो ईंटों से बना था। वो वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप कला स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप फिगर में देख रहे हैं। ये तो स्टूडेंट्स ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये सांची का स्तूप के फिगर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे इस स्तूप का ब्यौरा यानी पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो पहला दिया हर्मिका। स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हर्मिका कहा जाता है। यह समग्र स्तूप को आवृत कर देती है। उसके बाद मेघी, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेघी कहा जाता है। उसका उपयोग स्तूप की परिक्रमा करने के लिए किया जाता है। प्रदक्षिणा पथ यानी जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा करते हैं ऐसा पथ। मंदिर अथवा तो पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर रहे, इस तरह उस स्थल को प्रदक्षिणा उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। उसके बाद तोरण। तोरण अर्थात 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रख कर किया जाता है। जिस सुंदर स्थापत्य तोरण के नीचे से हो करके श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करता है। अगला टॉपिक हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए स्तंभ लेख, यानी सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्प कला के उत्तम नमूने यहाँ पे हैं। उसके बाद और स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे, फिर उन्हें घिस घिस कर चमकीला बनाते हैं। ऐसे स्तंभ अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, बिहार में लोरिया के पास, चंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्ध गया के बौद्धिक वृक्ष के बनाए गए थे। ये स्तंभ आलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ जो है भारत के शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इस समय शिखर पर
परस्पर जुड़े हुए खड़े 4 सिंहों की आवृत्ति, जो यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे नोट के अंदर भी है, ठीक है, और भारत के संविधान के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से सिंहों के नीचे चारों तरफ 4 धर्मचक्र अंकित किए गए हैं। ये धर्मचक्र जो है वो विजय को बदलाता है, इसलिए इसे धर्मचक्र भी कहा जाता है। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल के शिल्पाकृति हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है और 4 सिंहों की आकृति को भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। दुनिया की सर्वोत्तम शिल्पकृतियों में से एक उत्तम नमूना यह माना जाता है। अगला दिया है हमें शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख में धर्मात्या वाले शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। काष्ठ शिला और पाषाण शिल्प आदि स्थापत्य कला के उत्तम नमूने के प्रतीक कराते हैं। लकड़ी और पत्थर की बाड़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं, जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। यह शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली और जोगोड़ा यानी ओडिशा और चेन्नई वगैरह के स्थलों में पाए जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय तलहटी में इस प्रकार के शिलालेख देखने को मिलती है। उत्तर इसके उपरांत गुजरात में पालिताना, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हटीशी के जैन देरासर 1847 के अंदर में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृत और गुजराती भाषा में तराश कर रखे गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगला टॉपिक हमें दिया गया है दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। भारत में कृष्णा गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के राजाओं के समय के दौरान अनेक बौद्ध स्तूप जो थे वो निर्मित किए गए थे। ये स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार एवं घंटाकार शिखर वाले थे। नागार्जुनकोंडा का स्तूप और अमरावती के स्तूप द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। चोल राजा ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। गुप्तकालीन कला। गुप्त युग में शिल्प, स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत कलाओं का खूब विकास हुआ है। जबलपुर यानी निनावा का पर्व, यहाँ पे पार्वती मंदिर, उसके बाद भूमरा, नगोड़ा का शिव मंदिर, एरण यानी मध्य प्रदेश के अंदर, और नृसिंह मंदिर जामनगर का, गोप मंदिर, स्तूप, चैत्य, मठ, विहार, ध्वज स्तंभ आदि गुप्तकालीन युग की कला के उत्तम नमूने हैं। इसके अलावा शिल्प कला में सारनाथ की वृद्ध प्रतिमाएं, मथुरा की विष्णु प्रतिमा, महावीर स्वामी की प्रतिमा और गुप्त कालीन कला के सर्वोत्तम यहाँ पे मतलब सबसे ऊंचे उदाहरण है। इसलिए इस युग को कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हर साल बोर्ड के अंदर ये सवाल आता है, खाली जगह युग को स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या बताओगे? गुप्तकालीन युग। आप सभी बच्चों को याद रखना है। गुफा स्थापत्य यानी गुफाएं। भारतवर्ष में गुफा स्थापत्य मनुष्यकृत सौंदर्य धीम माने जाते हैं। औरंगाबाद में स्थित अजंता इलोरा की गुफा, मुंबई की एलिफेंटा की गुफा, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पश्चिम उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी गुफा, मध्य प्रदेश की वाघ की गुफाएं गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रसिद्ध यहाँ पे कह सकते हैं उदाहरण हैं। गुजरात में खंबालीड़ा यानी कि सत्य गोंडल, उसके बाद डंग जो है राजकोट में, जूनागढ़ की 3 गुफाओं का समूह, तजाड़ा मतलब तलाजा, साड़ा आदि स्थलों पर गुफाएं मिली हैं। अशोक के गुफा लेक गया से 16 किलोमीटर दूर बर्बर के पहाड़ की 3 गुफाओं की दीवारों को तराश कर लिखे गए हैं, जिसमें अशोक के द्वारा आजीवन किए गए दान कार्यों का विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है। आश्रम की दार्जिलिंग की गुफा और उसके बाद बिहार की सुदामा और सीता की गुफा आदि प्रसिद्ध गुफा स्थापत्य हैं गुफा स्थापत्य के। अजंता इलोरा और एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में प्रकरण 6 में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हम। अगला टॉपिक हमें दिया है गुजरात की गुफाएं, जूनागढ़ गुफाएं। जूनागढ़ में 3 गुफा समूह हैं। उसके बाद बाबा ब्यारा का गुफा समूह, यह गुफा बाबा ब्यारा के मठ के निकट है। ये गुफाएं 3 पंक्तियों में और परस्पर संपूर्ण बनाती हुई फैली हैं।
पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं मिलकर 16 गुफाएं कुल यहाँ पे आई हुई हैं। ये ईस्वी सन के आरंभिक सदी के दौरान नक्काशी करके बनाई गई होंगी। उसके बाद नंबर 2, ऊपरकोट की गुफाएं। ये गुफाएं 2 मंजिल में हैं। नीचे ऊपर जाने के लिए जीना वाली सीढ़ी है, या जैसे हम गांव में देख सकते हैं। ऊपरकोट की गुफाएं हैं ईस्वी सन ऊपरी 2री सदी के उत्तरार्ध से 4वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान बनी होगी, ऐसा कहा जाता है। खपरा कोड़िया की गुफा, उसके बाद कुंड ऊपर की गुफा। प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिल वाली रही होंगी। गुफाओं को बहुत नुकसान हुआ होगा और इसमें कुल 20 स्तंभ हैं। इस गुफा का निर्माण काल जो है वो ईस्वी सन की 3री सदी होने का अनुमान ऐसा माना जाता है। नंबर 2, खंबालीड़ा गुफा। राजकोट में 70 किलोमीटर की दूरी पर गोंडल के निकट खंबालीड़ा की ये गुफा ईस्वी सन 1959 में मिली है। 3 गुफाएं इसमें उल्लेखनीय हैं। बीच की गुफा में कह सकते हैं यहाँ पे स्तूप युक्त चैत्यगृह और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ वृक्ष के सहारे खड़ी बोधिसत्व और कुछ उपासकों की बड़ी आकृति में 2री-3री सदी की है। उसके बाद तलाजा गुफा शत्रुंजी नदी के उद्गम के पास भावनगर जिले में तलाजा का पर्वत है। वह तालध्वज गिरी तीर्थधाम के रूप में प्रसिद्ध है। पत्थरों को तराश कर 30 गुफाओं की रचना की गई है। इन गुफाओं की स्थापत्य कला में विशाल दरवाजे हैं। उसके बाद एभल मंडप यानी कह सकते सभा कक्ष और चैत्यगृह सुरक्षित एवं शिल्प स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। बौद्ध धर्म के स्थापत्यों में ये गुफाएं ईस्वी सन की 3री सदी की हैं। उसके बाद चौथा दिया है साड़ा गुफा, यानी गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के वांकिया गांव के निकट रुपेण नदी के किनारे साड़ा के पहाड़ों पर ये गुफाएं स्थित हैं। साड़ा पहाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह 62 जितनी गुफाएं फैली हुई हैं। उसके बाद डांक गुफा। राजकोट के किले में उपलेटा तहसील के डांक गांव में डांगगिरी आया हुआ है। डांक की गुफाएं 4वीं सदी के पूर्वार्ध की मानी जाती हैं। उसके बाद झिंझुरी झर। डांग के पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर दूर सिद्धसर के पास की झिंझुरी झर की घाटी में कुछ बौद्ध गुफाएं हैं जो ईस्वी सन की पहली और दूसरी सदी की मानी जाती है। 7वां कच्छ की खापरा कोड़िया की गुफाएं। कच्छ के लगभग तहसील में पुराने पाटगढ़ के पास पहाड़ की ये गुफाएं हैं। ये कुल 2 गुफाएं हैं। यहाँ पे ईस्वी सन 1967 में इन गुफाओं की खोज शास्त्री ने की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन गुफाओं की खोज जो थी जिसका नाम है के का शास्त्री ने खोज इसकी की थी। उसके बाद 8वां नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कड़िया पहाड़ गुफा। भरूच जिले में कह सकते हैं यहाँ पे झगड़िया तहसील में कड़िया पहाड़ की 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। यह गुफा स्थापत्य का सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा नमूना है। एक पत्थर में से तराश कर बनाया गया है जिसमें 12 फुट ऊंचा एक सिंह स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष भाग में 2 शरीर वाले एवं 1 मुख वाले सिंह कुर्ती है जैसा हमने ऊपर देखा। अगला टॉपिक हमें दिया रथ मंदिर। दक्षिण भारत में एक यहाँ पे कह सकते हैं एक रथ मंदिर में से एक पत्थर में से एक चट्टान में से नक्काशी करके आकृति जन विख्यात रथ मंदिर पल्लव युग का श्रेष्ठ पहचान है। कांची के कैलाशनाथन और कह सकते हैं यहाँ पे बेकट वेरुबल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप और महाबलीपुरम के रथ मंदिर विश्व विख्यात हैं। इसके प्रत्येक रथ मंदिर की एक ही चट्टान काटकर बनाए गए हैं। इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर रखा गया है और सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज का और
छोटा रथ मंदिर द्रौपदी का है। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला टॉपिक हमें दिया है मंदिर का स्थापत्य। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मंदिर के स्थापत्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मंदिर के स्थापत्य में ऊंची पीठिका यानी आसन पर सीढ़ियों वाले शिखर पर बुद्ध मंदिर को देखना मिलता है। कुछ सपाट मंदिर हैं और कह सकते हैं यहाँ पे गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ रखा जाता है। स्थापत्य कला के श्रेष्ठ मंदिरों में जबलपुर के भूमरा का शिव मंदिर, दक्षिण भारत के बीजापुर का लाल का मंदिर, उसके बाद नालंदा सुल्तानगंज के भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति, मथुरा के जैन मंदिर की प्रतिमा शिल्प कला में श्रेष्ठ में अद्वितीय है। क्षेत्र के मतलब क्या है, उनके उस क्षेत्र में अद्वितीय है। उसमें पल्लव राजाओं का बड़ा योगदान है। पल्लवों की राजधानी कांची में निर्मित मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। चोल वंश की राजधानी तांबापुर की यह वृद्धेश्वर का मंदिर सोल वंश के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर लगभग 200 फुट ऊंचा यानी 20 मंजिला ऊंचा और प्राचीन भारत का बेजोड़ मंदिर है।